हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको दृश्यम 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इस मूवी को मलयालम में देखा है या फिर हिंदी वाला वर्जन देखा है, क्योंकि दोनों ही स्टोरी बिल्कुल सेम है, सेम डायरेक्शन में है, बस पात्र अलग दिखेंगे। जैसे कि अगर मलयालम वाले वर्जन से, जो कि ओरिजिनल है, उसको हिंदी वाले वर्जन से कंपेयर करा जाए, जो इसके पात्र थे वो कुछ इस तरह से थे। जैसे कि जो लीड कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं वो हैं जॉर्ज कुट्टी, और हिंदी वर्जन में ये विजय के नाम से जाना जाते हैं। और जो जॉर्ज कुट्टी की वाइफ है रानी, हिंदी वर्जन में ये नंदिनी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे ही इनकी जो दो बेटियां हैं अंजू और अनु, उनके नाम हिंदी वर्जन में बिल्कुल सेम रखे गए हैं। और इस स्टोरी में जिसकी मर्डर मिस्ट्री के आसपास ये स्टोरी घूमती है वो मलयालम में तो वरुण के नाम से है और हिंदी वर्जन में उसका नाम रखा गया है सैम। ऐसे ही कुछ मेन कैरेक्टर और हैं, जैसे कि रॉय, जो कि एक इंस्पेक्टर का रोल निभाते दिख रहे हैं, और जो इसमें दोषी की माँ होती है जिसका रोल हिंदी वर्जन में तब्बू ने निभाया है मीरा देशमुख के नाम से, और मलयालम में यही रोल गीता प्रभाकर के नाम से। एक छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक विनय, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, जिनका नाम हिंदी वर्जन में मुराद अली है, और ऐसे ही बाकी कैरेक्टर्स। तो इस मूवी की स्टोरी ओरिजिनली मलयालम में बनाई गई थी, और इस स्टोरी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको ये मूवी ढंग से समझ में आए और इसका सस्पेंस भी ढंग से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है जॉर्ज कुट्टी, और ये अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे होते हैं अपनी वाइफ और दो बेटियों के साथ। और अचानक से इनकी लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है वरुण, और वरुण गीता प्रभाकर का बेटा होता है, जो कि एक पुलिस जनरल होती है, इंस्पेक्टर जनरल होती है। तो इसमें एक इंसिडेंट होता है जहां पर वरुण जॉर्ज कुट्टी की बड़ी बेटी अंजू की कुछ न्यू फोटोज खींच लेता है और फिर उसको बाद में ब्लैकमेल करने लगता है उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए। और यही चीज अंजू अपनी माँ के साथ शेयर करती है, और इसके बाद ही अंजू और उसकी माँ वरुण को पूरी तरह कोशिश करती है मनाने की कि वो किसी तरह मान जाए और वो न्यूड फोटोज डिलीट कर दे। मगर वरुण बहुत ही गंदा इंसान होता है और वो इस चीज पर नहीं मानता, वो अपनी ब्लैकमेलिंग पर कंटिन्यू रहता है। और साथ ही साथ में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जहां पर वो अंजू के साथ साथ उसकी माँ पे भी गंदी नजर डालता है। तो इसी के बाद अंजू एक बड़ा कदम उठाते हुए किसी तरह वरुण को मना के उससे वो मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, और इसी कोशिश में अंजू के हाथों से गलती से वरुण को एक रॉड लग जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। और जब इन सब चीज़ों के बारे में उसके पापा यानी जॉर्ज कुट्टी को पता लगता है, तो वो वरुण की लाश को उसी के घर के पास एक पुलिस स्टेशन बन रहा होता है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, उसी कंस्ट्रक्शन एरिया में बेसमेंट में उसकी लाश को गाड़ देता है। और इसी के बाद ही वरुण की माँ पूरी कोशिश करती है अपने बेटे को ढूंढने की, मगर वो नहीं ढूंढ पाती, और साथ ही साथ में पूरी कोशिश करती है जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली को दोषी करार देने की, मगर वो ये भी नहीं कर पाती। और इसके बाद ही दृश्यम 1 की हैप्पी एंडिंग इसी तरह से होती है कि जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली निर्दोष साबित होती है और उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और अब शुरू होती है दृश्यम 2 की कहानी, जहां फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बंदा इधर उधर भाग रहा होता है पुलिस से बचते बचाते, और फिर वो एक जगह पर रुक जाता है, और ये जगह वही होती है जहां पर पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और यहीं पर जॉर्ज कुट्टी भी उसको दिखाई देता है, क्योंकि ये एक सुनसान एरिया होता है, और यहाँ पर जॉर्ज कुट्टी को देख के वो थोड़ा सा चौंकता है, मगर इस पर ध्यान न देके वहां से भी भाग जाता है, और फिर एक घर की खिड़की पर आके उसको खटखटाता है। और ये उसी का घर होता है जहां पर वो अपनी वाइफ को आवाज दे रहा होता है, जिसका नाम होता है मैरी। मगर यहाँ पर उसको पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसकी वाइफ देखती रहती है, और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। और यहीं से ये सीन आगे की तरफ दिखाया जाता है, और फिर दिखाया जाता है इस मूवी के लीड कैरेक्टर को, यानी कि जॉर्ज कुट्टी को, और उसकी वाइफ जिनका नाम होता है रानी। और यहाँ पर जॉर्ज कुट्टी की वाइफ रानी उस पर किसी बात पर गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ दरअसल बात ये होती है, जॉर्ज कुट्टी का अपना ही खुद का केबल टीवी का ऑफिस होता है, और कुछ टाइम पहले रानी के पिता ने जॉर्ज कुट्टी और रानी को कुछ जमीन दी थी, जिस पर जॉर्ज कुट्टी एक थिएटर बनवा लेता है, और जो कि ठीक ठाक चल भी रहा होता है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए जॉर्ज एक मूवी भी बनाना चाहता था, और इसी मूवी से रिलेटेड जॉर्ज ने एक स्क्रिप्ट राइटर को 1 लाख रुपए करीबन दे दिए होते हैं, और इसके अलावा भी जॉर्ज ने कुछ पैसे खर्च करे हैं। और इसी बात पर रानी गुस्सा कर रही होती है कि हमारे पास 2 बेटियां भी हैं और उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर तुम इसी तरह से पैसे बर्बाद करते रहोगे तो फिर हमारा फ्यूचर और अपनी बेटियों का फ्यूचर कैसे बनाओगे। लेकिन जॉर्ज अपना सपना किसी भी तरह पूरा करना चाहता था और उस मूवी को बनाना चाहता था। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इनके पड़ोस में एक सरिता नाम की और उसका पति साबू नाम का होता है, और यहाँ
साबू हमेशा अपनी बीवी सरिता को मारता पीटता रहता है और उससे किस तरह पैसे छीनता है शराब पीने के लिए, जिस पर रानी को काफी कंसर्न होता है सरिता के लिए और वो जॉर्ज को बार बार बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर जॉर्ज बार बार आके सरिता को समझाता है कि तुमको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और पुलिस वाले इसके अगेंस्ट एक्शन में लेंगे और साबू सुधर भी जाएगा। मगर सरिता इस बात को नहीं मानती और वो कभी भी अपने पति की कंप्लेंट नहीं करती। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर अंजू को दिखाया जाता है जो कि जॉर्ज की बड़ी बेटी होती है और अंजू वही बेटी होती है जिसके साथ दृश्यम 1 में हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे को घटे हुए 6 साल बीत चुके हैं और उसी चीज को लेके अभी तक गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और गांव वालों का यही कहना होता है कि अंजू के साथ उस लड़के का चक्कर था और इसी वजह से जॉर्ज ने ही उसको मारा है। इसके बाद ही जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपने केबल टीवी ऑफिस में आता है और वहां पर वो 2 सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता है ताकि वो यहाँ का नज़ारा कहीं से भी बैठ के देख सके अपने मोबाइल के थ्रू। और इसी तरह वो कैमरा इंस्टॉल करा लेता है अपने थिएटर में भी। और जॉर्ज के ऑफिस के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप होता है जिसके ऑनर का नाम होता है सुलेमान। यहाँ पर सुलेमान का कैरेक्टर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि सुलेमान ही एक ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिसको जॉर्ज पर विश्वास होता है कि उसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, मगर बाकी गांव वाले जो कि जॉर्ज के खिलाफ बातें बना रहे होते हैं वो चाहते थे कि पुलिस जॉर्ज को पकड़ ले क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जॉर्ज की तरक्की से जलने लगे थे। अब यहाँ जॉर्ज के सिनेमा थिएटर को दिखाया जाता है जिसका नाम उसने अपनी बीवी के नाम पे रखा होता है यानी कि रानी। अब सिनेमा थिएटर में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है प्रभाकर और प्रभाकर वही होता है जो कि दृश्यम पार्ट 1 में वरुण का बाप होता है। वरुण वही जिसके मर्डर के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है। थिएटर में आके प्रभाकर जॉर्ज से मिलता है और जॉर्ज को बोलता है कि मुझे मेरे बेटे का बता दो कि उसको तुमने कहाँ गाड़ा है, जिस पर जॉर्ज यही बोलता है कि वो उसको चाह के भी नहीं बता सकता और यहाँ से प्रभाकर खाली हाथ वापस चले जाता है। इसी के बाद अनु को दिखाया जाता है जो कि जॉर्ज की छोटी बेटी होती है। यहाँ पर अनु को अपने एक दोस्त के साथ दिखाया जाता है जहाँ अनु अपने दोस्त से पूछती है कि तुम हॉलीडेज में क्या करोगे और अनु का दोस्त यही बताता है कि जैसे कि वो मूवी डायरेक्शन में रुचि रखता है तो वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है। और इसी पर अनु अपने दोस्त से उस स्टोरी के बारे में पूछती है तो वो दोस्त अनु को स्टोरी सुनाता है जो कि कहीं ना कहीं अनु की सोच से मैच करता था जो कि उसने बचपन में देखा था। और यहाँ स्टोरी होती है कि एक लड़की अपने कमरे में सो रही होती है और खिड़की से किसी को देखती है जो कि एक लड़की को कंधे पे उठाकर एक जगह पर गाड़ रहा होता है और फिर वो शख्स जिसने एक लड़की की बॉडी को गाड़ा था वो उस सोती हुई लड़की के पास एकदम से भागता हुआ आता है और उसका गला पकड़ लेता है। तो इसके बाद अनु उससे पूछती है अपने दोस्त से कि इसके आगे की स्टोरी क्या है तो वो लड़का बोलता है कि क्या तुम इसके आगे का कुछ बता सकती हो कि क्या बनाना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा दर्शाया गया था कि वो कहीं ना कहीं अनु से ही कुछ निकलवाना चाहता था। इसी के बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि एक शख्स से मिलता है जिसका नाम होता है विनय चंद्रन और ये शख्स जॉर्ज की फिल्म के राइटर होते हैं। यहाँ पर जॉर्ज उस राइटर से अपने फिल्म के क्लाइमैक्स को चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि जो क्लाइमैक्स ऑलरेडी बनाया गया है उससे वो खुश नहीं है। और अगले सीन में रानी को सरिता के साथ दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि जब भी रानी को कहीं जाना होता है तो वो सरिता को अपने साथ ले जाती है और इसी बहाने ये दोनों अपनी परेशानियां आपस में शेयर कर लेती हैं। और साथ साथ में रानी सरिता को बताती है कि अंजू की जल्दी से जल्दी शादी करा के यहाँ से कहीं और भेजना है। और दूसरी जगह जॉर्ज हर संडे अपने दोस्त से मिलने जाता है और गाड़ी में बैठकर उसके साथ थोड़ी बहुत शराब भी पी लेता है और इस दोस्त का नाम होता है राजन। और यहाँ पर जॉर्ज राजन को अपनी फिल्म में एक रोल भी दे रहा है और इसी पर राजन को कंसर्न होता है कि जॉर्ज काफी टाइम से इस मूवी के चक्कर में है मगर मूवी अभी तक बनना शुरू नहीं हुई, जिस पर जॉर्ज यही बोलता है कि वो इस चीज के लिए पैसे की तैयारी कर रहा है और जल्द ही वो शूटिंग शुरू करेगा जिसमें कि वो राजन को भी रोल देगा। जैसे कि हर रविवार जॉर्ज अपने दोस्त से मिलने जाता है और वहीं पर नाइट स्टे भी करता है। इसी की वजह से रानी अपनी फ्रेंड सरिता को अपने घर पे ही बुला लेती है ताकि उसको कोई अकेलापन फील ना हो और वो अपनी सारी मन की बात सरिता के साथ शेयर कर सके। तो यहीं पर जब ये लोग साथ में होते हैं तो सरिता रानी को एक बात बताती है कि गाँव में एक अफवाह फैल रही है जो कि उसकी बड़ी बेटी अंजू को लेकर है। और जो अफवाह होती है कि उस रात अंजू ने ही वरुण को बुलाया था और जब ये लोग हम बिस्तर दिख जाते हैं जॉर्ज को उसके घर वापस आने पर तो जॉर्ज ने उस लड़के को मार दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी। जिसके बाद रानी काफ़ी टेंशन में आती है और वो अपने इमोशंस में सरिता को बताने लगती है कि अंजू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और रोते रोते वो आगे की बात बताने ही जा रही होती है, इतने में वो बताते बताते रुक जाती है और इसके बाद ही यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। अगली सुबह
जॉर्ज कुट्टी अपने घर पे वापस आता है और उसी टाइम वो पाता है कि सरिता अपने घर की तरफ लौट रही है, जहाँ जॉर्ज नोटिस करता है कि सरिता के सिर पर चोट लगी है जिस पे उसने बैंडेड लगा रखी है। और इसी चीज़ को देखकर जॉर्ज कुट्टी सरिता से पूछता है कि क्या फिर से तुम्हारे पति ने तुमको मारा, और वो साथ में बोलता है कि तुमको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मगर सरिता हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और जॉर्ज जैसे ही घर में आता है तो रानी जॉर्ज से बोलती है कि अंजू की झूठी अफवाह गाँव में फैल रही है और उसके बारे में तरह तरह की बातें लोग बना रहे हैं, और साथ ही साथ में उसको इस बात का डर है कि अंजू पर इस चीज़ का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। खैर, अब आगे दिखाया जाता है सुलेमान के छोटे से होटल में, जहाँ पर लोग अक्सर खाना खाने आते हैं, और साथ ही में उनका मेन टॉपिक होता है जॉर्ज कुट्टी के बारे में या उसके घर के बारे में, उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करना। और यहीं पर एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जॉर्ज, और ये शख्स वही होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और जिसने जॉर्ज कुट्टी को उस जगह पे देख लिया था जहाँ पर उसने वो लाश दफनाई थी, यानी कि पुलिस स्टेशन में। और जब वो इस बारे में थोड़ा बहुत सुनता है लोगों के मुंह से, जो कि टॉपिक चल रहा होता है जॉर्ज कुट्टी से रिलेटेड, और वो कुछ पूछने ही जाने वाला होता है, तभी एकदम से बाहर की तरफ से एक एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद सारे लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं और ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो अब किसी और से बात नहीं कर पाता और ना ही उस चीज़ को समझ पाता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर अंजू और अनु, उसी के बाद अनु और अंजू जो कि अपने घर पर ही अपने पापा से पूछती है कि वो दोनों अपने दोस्तों के घर पर जाना चाहते हैं नाइट स्टे के लिए, और यहीं पर रानी आकर इस पे आपत्ति जताती है और बोलती है कि नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना नाइट स्टे के लिए। और इसी चीज को जॉर्ज कुट्टी संभालते हुए बोलता है कि क्यों ना तुम अपने दोस्तों को यहीं पर बुला लो और यहीं पर नाइट स्टे कर लो, जिस पर अनु भी राजी हो जाती है। और इसी दौरान पुलिस के सायरन की आवाज आती है थोड़ी दूर की तरफ से, और जिसको सुनकर अंजू काफी ज्यादा घबरा जाती है और पुलिस की कार इनकी तरफ ना आके कहीं और निकल जाती है, जिसके जाने के बाद अंजू वापस से शांत हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया था कि अंजू अक्सर पुलिस वालों को देखकर या फिर पुलिस का सायरन सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि जो उसके साथ हादसा घटा था उसके बाद से वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अगले सीन में जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी से मिलने आया होता है, जो कि अब जॉर्ज के साथ नहीं रहती है, और जॉर्ज यहाँ पर आकर अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा होता है। दरअसल 6 साल पहले जॉर्ज को जब पुलिस वालों ने गिरफ्तार करा था, वो इस बिना पे करा था क्योंकि उस रात वो अपने बहनों के साथ दारू पी रहा होता है और वहीं पर कुछ छोटे से झड़प के पीछे वो अपने बहनोई को जान से मार देता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी मैरी अकेली पड़ जाती है और अपने बच्चे को अकेले से पालती है और जॉर्ज को दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और इसी की वजह से वो उसको माफ़ नहीं करती, वहाँ से जाने को बोल देती है। इसी कारण की वजह से जॉर्ज अब नौकरी ढूंढना चाहता है, और जिसके बाद वो सुलेमान के पास आता है नौकरी मांगने के लिए। और यहाँ सुलेमान बोलता है कि उसके पास तो कोई काम देने को नहीं है, मगर तुम काम जॉर्ज से मांग सकते हो क्योंकि उसके पास थिएटर है, वहाँ कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आता है एक पुलिस ऑफिसर के पास, जिसका नाम होता है फिलिप, और उसके बाद जॉर्ज के घर पर पुलिस आती है, जिसको देख के अंजू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने पापा मम्मी को जाके बताती है गेट पर पुलिस खड़ी है, जिस पर जॉर्ज अंजू को बोलता है कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है और तुम ही जाके गेट और बिल्कुल नॉर्मल रहना। तो अंजू यही करती है, वो जाके गेट खोलती है और फिर उनको पता लगता है कि पुलिस वाले उन लोगों के लिए नहीं बल्कि पड़ोस में जो सरिता रहती है उसने अपने पति की कंप्लेंट करी है, उसी की वजह से पुलिस वाले आए। और इसी के बारे में पुलिस वाले इन लोगों से पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद पुलिस वाले सरिता के पति को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मारपीट। और इसी पर दिखाया जाता है कि साबू जो कि सरिता का पति होता है वो जॉर्ज की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसी दिन जब रात को अंजू सो रही होती है तो उसको खिड़की की तरफ गीता दिखाई देती है जो कि पुलिस की ड्रेस में होती है, और वो उसको बोल रही होती है कि तुम मेरे बेटे को मारकर चैन की नींद कैसे सो सकती हो। और इस चीज़ को देख के अंजू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसको एक तरह से मिर्गी का दौरा सा पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी पे दिखाया जाता है कि अंजू को उस हादसे के बाद से ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। और इसके बाद ही जॉर्ज और रानी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अभी तो ये दौरे जो पड़ रहे हैं नॉर्मल है, मगर अगर इसी तरह से दौरे पड़ते रहे तो ये फिट्स यानी मिर्गी में भी बदल सकता है। और इसी कारण जॉर्ज और रानी अंजू का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसी के बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के पास जाता है और वो बोलता है
कि माँ तुम किसी तरह मैरी को मना लो, यानी कि वो अपनी बीवी के लिए बोलता है। अगले सीन में एक और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रॉय, जो कि एक पुलिस वाला होता है। खैर इसी के बाद दिखाया जाता है जॉर्ज कुट्टी के घर में अन्नू के सारे दोस्त आते हैं, जो कि सबके सब मजे कर रहे होते हैं और चिल मार रहे होते हैं। इसी दौरान रानी नोटिस करती है कि अन्नू एक लड़के के साथ अलग से बात कर रही होती है एक अलग जगह पर, जिसको देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अन्नू को गुस्से में अपने पास बुलाती है और बोलती है कि तुम मुझसे अलग से बात क्यों कर रही हो जबकि तुम्हारे सारे दोस्त दूसरी तरफ हैं। और वहीं पर जॉर्ज भी आकर इस चीज़ को शांत कर देता है और अन्नू को अपने बाकी दोस्तों के साथ ज्वाइन करने को बोलता है। और इसके बाद देखा जाता है कि अन्नू के सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में रानी, अंजू और अन्नू तीनों सरिता के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर रानी सरिता को बोलती है कि रात को मेरे घर पर रुकने आना, क्योंकि हर संडे जॉर्ज अपने घर पर नहीं होता, तो इसी वजह से रानी सरिता को अपने घर पर बुला लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज की माँ मैरी के पास आती है उसको मनाने के लिए, जहाँ पर मैरी साफ इनकार कर देती है और फिर जॉर्ज की माँ जॉर्ज के पास आके बोलती है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर दिखाया जाता है रात का टाइम, जहाँ पर सरिता और रानी अपने रूम में होते हैं। रात के टाइम सरिता रानी के घर पर होती है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसी बारे में बात चल रही होती है जिस पर सरिता अक्सर बात करा करती थी, यानी कि वरुण की मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बड़े सस्पेंस को क्लियर कराया जाता है, जहाँ पर रॉय अपने ऑफिस में होता है और यहीं पर सरिता और साबू भी होते हैं, जो कि खुद एक पुलिस वाले होते हैं और जिनको अंडरकवर एजेंट बना के जॉर्ज कुट्टी की फैमिली पर नजर रखने के लिए रखा होता है और उन लोगों से राज उगलवाने के लिए रखा होता है, जो कि पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं। और रॉय इसी सब चीजों को फिलिप के साथ भी शेयर करता है और साबू और सरिता को उनसे मिलवाता है और साथ में ये भी बताता है कि इन लोगों ने उनके घर में अलग अलग जगह पर माइक भी छुपा रखे हैं, जिनकी मदद से ये लोग उनकी सारी बातें रिकॉर्ड भी करते हैं और सुनते भी रहते हैं और उन पर नजर भी रखते हैं। मगर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो अक्सर अपनी बातों को छुपा के रखते हैं और उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, यानी कि वरुण की मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बात वो ढंग से नहीं निकलवा पाए थे। तो इसमें यही दिखाया जाता है कि सरिता जानबूझकर रानी से वो बातें उगलवाने के लिए रात को नाइट स्टे करा करती थी और वो सारी बातें छेड़ा करती थी और सारी अफवाहें बताया करती थी, ताकि रानी कुछ उस बारे में उगल दे और सारी बातें उसको पता लग जाए, जिसकी वजह से वो लोग उनको गिरफ्तार कर पाए। और इसी के बाद रॉय एक बोर्ड पर वो सारा प्लान बताने लगता है, मर्डर से रिलेटेड सारी बातों को वो एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरह से मर्डर हुआ होगा, किस तरह से उसकी लाश को छुपाया गया होगा जॉर्ज कुट्टी के द्वारा। और साथ साथ में वो ये भी बोलता है कि हमको सीक्रेटली इस मिशन को किसी तरह खत्म करना होगा। इसी के बाद जॉर्ज कुट्टी को अपने दोस्त राजन के घर दिखाया जाता है और इसी टाइम हमको पता लगता है कि जॉर्ज के मूवी में एक बंदा पैसे लगाना चाहता है और जो कि राजन का फ्रेंड है और वो दुबई से इंडिया आ रहा है। और इसके बाद पता लगता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ रानी को सरिता किस तरह उकसाती रहती है कि वो किस तरह से उसको वो बात उगल दे कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को किस तरफ गाड़ा है, मगर रानी से वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाती, क्योंकि रानी को खुद को नहीं पता होता कि जॉर्ज ने उसकी बॉडी को कहाँ दफनाया है। और इसी दौरान जॉर्ज कुट्टी को भी थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता है कि पुलिस किसी चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जोर शोर से कर रही है, जिस चीज को देखकर जॉर्ज कुट्टी भी अलर्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक बंदा मिलता है, जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि मर्डर की रात को उसने जॉर्ज की कार को एक तरफ जाते हुए देखा था, जो कि चर्च की तरफ जाता है। और इस चीज को देखते हुए पुलिस वाले अनुमान यही लगाते हैं कि जॉर्ज ने शायद उसकी लाश को उसी तरफ को कहीं गाड़ा होगा। और इसी दौरान रानी और सरिता चर्च की तरफ से आ ही रहे होते हैं, तो रास्ते में पुलिस की काफी सारी वैन्स उस तरफ को देखकर रानी काफी घबरा जाती है, जिस पर सरिता झूठा साथ दिखा के उसको बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉस सुलेमान के रेस्टोरेंट से निकल रहा होता है और जॉर्ज कुट्टी उसके अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर जॉर्ज को देखकर हाय हेलो करने लगता है और फिर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जॉर्ज कुट्टी सुलेमान के पास आके पूछता है कि ये बंदा कौन था, ये इस तरह से मुझसे हाय हेलो कर रहा था जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। जिसके बाद सुलेमान जॉर्ज के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। इसी के बाद सरिता एक और जाल बिछाते हुए रानी के पास आती है और ये बताती है कि जॉर्ज कुट्टी ने शायद वरुण की लाश को चर्च के आसपास कहीं गाड़ा है, और जिस चीज़ के बारे में पुलिस वालों को पता लग गया है। तो इसी चीज़ की घबराहट में रानी जॉर्ज को घर बुलाती है और बोलती है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस घबराहट को सुनकर जॉर्ज घर पर भाग आता है और उससे पूछता है कि तुमने किस लिए बुलाया है। अब इस बात को अपने घर बैठे सरिता और साबू
सुन रहे होते हैं अपने छुपे हुए माइकों के जरिए, और वो चाहते थे कि रानी जॉर्ज से वो राज निकलवा ले कि उसने वरुण को कहाँ दफनाया है। मगर जॉर्ज किसी भी हालत में रानी को नहीं बताता, जिस पर रानी भी थोड़ी बहुत नाराज़ हो जाती है, और जिस चीज़ की वजह से सरिता और साबू का प्लान फिर से फेल हो जाता है। और यही दिखाया जाता है कि जॉर्ज किसी भी हालत में वो राज किसी को भी नहीं बताता, ताकि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो। खैर, इसके बाद ही सुलेमान का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर जॉश होता है, और यहाँ पर वो दोबारा से जॉर्ज कुट्टी की फैमिली के बारे में बात करते हुए लोगों को देख लेता है और उनकी बातें सुनने लगता है, जिसको सुनकर जॉर्ज को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और जॉर्ज को वो सीन भी याद आता है कि जब उसने जॉर्ज कुट्टी को एक जगह अकेले देखा था जब वो गिरफ्तार हुआ था, जिसको याद करके वो समझ जाता है कि जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को किधर दफनाया होगा। और इसी चीज की इंफॉर्मेशन वो अब पुलिस वालों को देता है पैसों के लालच में, और फिर वो यही इंफॉर्मेशन किस तरह फिलिप को फोन पर देता है कि उसको पता है कि जॉर्ज ने उस लाश को कहाँ गाड़ा है, और इसके बदले वो अपनी डिमांड रखता है। और फिर फिलिप यही इंफॉर्मेशन रॉय को देता है। इसके बाद ही जॉर्ज को अपने पास ये दोनों बुलाते हैं और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिस पर जॉर्ज यही बोलता है कि उसको पैसों की ज़रूरत है और वो जब तक उसको पैसे नहीं देंगे वो ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताएगा। फिर रॉय उस बात के लिए मान जाता है, यानी कि उसकी 5 लाख की डिमांड के लिए, और फिर रॉय वही चीज़ प्रभाकर और गीता के सामने रखते हैं, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं 5 लाख रुपए देने के लिए जॉर्ज को। और यही होता है कि वो 5 लाख रुपए जॉर्ज को दे देते हैं, जिसके बाद जॉर्ज उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि उसने उस रात को क्या देखा था। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि जॉर्ज कुट्टी ने उस लाश को कहाँ गड़ा होगा, यानी कि उसी पुलिस स्टेशन में जो कि उस टाइम पे बन रहा था। अब इसके बाद रॉय उस पुलिस स्टेशन को खुदवाने के लिए परमिशन लेता है अपने सीनियर से, और उसके बाद अपने सारे पुलिस वालों को बोल देता है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में बाहर के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर खुदाई चल रही है। और जब स्केलेटन बाहर आएगा उसके बाद ही हम ये इन्फॉर्मेशन बाहर मीडिया को देंगे। और जब पुलिस स्टेशन में खुदाई शुरू हो जाती है, इसके बाद ही जॉर्ज को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है, क्योंकि उसने एक कैमरा अपने ऑफिस केबल टीवी ऑफिस में ऐसा लगवा रखा होता है जो कि उस पुलिस स्टेशन के तरफ ही होता है। और इसी चीज को देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो अपनी केबल टीवी ऑफिस की तरफ भागता है। और इसके बाद वही होता है जिसका डर था, पुलिस स्टेशन में से एक कंकाल निकलता है, जिसके बाद वो केस वापस एक्टिव हो जाता है और जॉर्ज कुट्टी को दोषी मानकर उस मीडिया पे भी न्यूज आनी शुरू हो जाती है, जिस न्यूज को वो स्क्रिप्ट राइटर भी देख लेता है, जिनका नाम होता है विनय, जो कि जॉर्ज कुट्टी की मूवी पर काम कर रहा था। खैर, इसी के बाद रॉय प्रभाकर और गीता को उस स्केलेटन के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि उसकी एज उतनी ही है जितनी वरुण की थी, और उस स्केलेटन के सर पर भी एक सिर पर चोट है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, मगर अभी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। तो इस पर यही मान लिया जाता है कि वो वरुण की ही बॉडी थी। और फिर ये केस ओपन हो जाता है कोर्ट के अंदर, जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी की तरफ से भी उसकी वकील होती है जिसका नाम होता है रेणुका, और प्रभाकर और गीता की तरफ से भी एक वकील होता है। तो कोर्ट में रेणुका बोलती है कि ये कोई केस ही नहीं है, और जिसके बाद प्रभाकर और गीता का वकील किसी तरह कोर्ट से कुछ दिनों की अपील मांगता है कि कुछ दिनों का समय चाहिए जॉर्ज को कस्टडी में लेने के लिए, जिस पर कोर्ट सिर्फ 1 दिन का टाइम देती है। इसी के बाद रॉय जॉर्ज कुट्टी की पूरी फैमिली को कस्टडी में ले लेता है और उन लोगों से पूछताछ करने लगता है स्ट्रिक्टली, जिस पर जॉर्ज कुट्टी का एक ही जवाब होता है, जिस तरह से वो पहले से देता आ रहा था कि उस रात वो कहाँ था और क्या कर रहा था। जिस पर रॉय सामने से जॉर्ज को भी ले आता है और वो बोलता है कि इसने तुमको यहाँ पर किसी की बॉडी दफनाते हुए देखा था, यानी कि उसी पुलिस स्टेशन में। और इसके बाद भी जॉर्ज कुट्टी हारता नहीं है, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद ही गीता काफी गुस्से में आती है और जॉर्ज को एक थप्पड़ जड़ देती है। और इसके बाद ही यहाँ पर साबू और सरिता को भी दिखाया जाता है, जो कि पुलिस की ड्रेस में होते हैं, और इस चीज को देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। गीता अभी भी अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती और वो अंजू के पास जाके बोलती है कि तुम बताओ कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, क्यों बुलाया था उसको उस रात और क्यों मार दिया उसको। गीता के इस तरह से धमका के पूछने की वजह से अंजू काफी ज्यादा डर जाती है और उसको मिर्गे का दौरा आ जाता है, जिसके बाद ही जॉर्ज कुट्टी काफी घबरा जाता है और वो पुलिस वालों को बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और अपने परिवार को बचाने के लिए जॉर्ज वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और रॉय से बोलता है कि वरुण को उसी ने मारा है और उसने कहाँ दफनाया था वो बताएगा, मगर पहले उसकी फैमिली को जाने दिया जाए और उसकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। इसके बाद जॉर्ज रॉय से बोलता है कि वो ये सब चीज़ें अकेले में बताएगा, सिर्फ रॉय को। और यहाँ पर जॉर्ज एक कहानी रॉय को सुना देता है जो कि सच्ची नहीं होती,
अब क्योंकि जॉर्ज ने इस चीज को कबूल कर लिया था कि उसी ने वरुण को मारा है, तो इसकी वजह से रॉय उस चीज को मान लेता है और यही न्यूज लेकर प्रभाकर और गीता के पास जाता है, जहाँ पर गीता अपनी जिद पे अड़ी होती है कि नहीं, वो ये सब झूठ बोल रहा है, उसके बेटे को उस लड़की ने यानी कि अंजू ने मारा है और वो जॉर्ज को भी नहीं छोड़ेगी और जॉर्ज की फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। जिस पर रॉय गीता को समझाता है कि हमको पहले एम जॉर्ज पर करना चाहिए कि उसको किसी तरह जेल में डालना चाहिए और उसके बाद हम उसकी फैमिली को भी देख लेंगे। जॉर्ज यही कहानी सुनाता है कि वरुण चोरू की तरह उसके घर पर बाहर से झांक रहा था और जब जॉर्ज उसको देख लेता है कि कोई झांक रहा है तो वो गलती से एक रॉड से उसको मार देता है पीछे से, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ रहती है और इसके बाद ही वो उसको यहाँ पर दफना के चले आता है। और साथ साथ में जॉर्ज रॉय को भी बताता है कि उसने बॉडी को दफनाने के बाद जो उसके कपड़े और वो हथियार था वो सबूत पे कहीं छुपा के रखा है, एज ए सबूत की तरह, जो कि वो बाद में बताएगा अगर उसकी फैमिली को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। इसके बाद ही जॉर्ज को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसके घर से उसको उठा के ले जाते हैं। फिर इसके बाद ही रॉय प्रभाकर और गीता को अपने गेस्ट हाउस बुलाता है और कोर्ट में जो भी कुछ हो रहा है वो फिलिप को अपडेट करने के लिए बोलता है। और इसी दौरान यहाँ पर विनय आता है, यानी कि वही स्क्रिप्ट राइटर जो कि जॉर्ज की मूवी पे काम कर रहा था। और यहीं पर विनय उस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता है जो कि जॉर्ज ने उसको बनाने के लिए बोली थी। और इस मूवी की स्टोरी से ही जो कि जॉर्ज बनाने वाला था सारे सस्पेंस का रिवील होता है। अब विनय यहाँ बताता है कि 2 साल पहले जॉर्ज उसके पास आया था अपनी कहानी को लेकर, लेकिन वो अपनी कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं होता है, वो उस क्लाइमेक्स को चेंज करना चाहता था। और यही कहते हुए विनय इन लोगों को जॉर्ज की मूवी की स्टोरी सुनाने लगता है। तो इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ज्योतिष, और इसका बेटा पढ़ाई भी कर रहा होता है और वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता है। और ज्योतिष के ही कॉलेज में एक और बंदा पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है बिनुराज, और ये भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। और ये दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं दोनों मारपीट करने लग जाते हैं, यानी कि ये दोनों काफी बड़े दुश्मन होते हैं। एक दिन बिनुराज ज्योतिष के घर पर आ जाता है और इन दोनों में फिर से हाथापाई होने लग जाती है और इसी हाथापाई में बिनुराज ज्योतिष के हाथों मारा जाता है। और इसी दौरान ज्योतिष के माँ बाप भी यहाँ पर आ जाते हैं और ज्योतिष को ये देख करके उसने बिनुराज को मार दिया है, वो ज्योतिष और उसकी माँ को कहीं पर भेज देता है और बिनुराज की लाश को ठिकाने लगा जाता है, यानी कि ज्योतिष के पिता किशन कुमार। और यहाँ पर किशन कुमार उस लाश को लेकर किसी ऐसी जगह जाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है और वो उस लाश को वहां पर दफना देता है। और इसी कहानी के बीच में वापस से विनय, रॉय, प्रभाकर और गीता को दिखाया जाता है, जिस चीज को सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो अपनी ही स्टोरी की मूवी बनाना चाह रहा था। जिस पर गीता विनय से पूछती है कि तो उसने अपनी मूवी पूरी क्यों नहीं की, बनाई क्यों नहीं। इस पर विनय यही बोलता है कि जॉर्ज अपने स्टोरी के क्लाइमेक्स को लेकर खुश नहीं था, इसी की वजह से वो अपनी मूवी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर विनय ये भी बताता है कि 6 महीने पहले ही जॉर्ज ने एक नॉवल भी पब्लिश करवाई थी इसी कहानी पर, जो कि उसने अपने नाम पर उसको पब्लिश न करके बल्कि विनय के नाम पे ही पब्लिश करवाई थी। और इसी के बाद रॉय के पास एक कॉल आता है जो कि कोर्ट की तरफ से ही होता है, जो कि उसके एक ऑफिसर का होता है, जो कि बताता है कि कोर्ट में उसके ऊपर लगे हुए इल्जाम को मानने से मना कर दिया है। ये बोल के पुलिस वालों ने उससे जबरदस्ती उस जुर्म को मानने के लिए बोला था। और फिर कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी की वकील ये बताती है कि पुलिस वालों ने उसी की बुक जो कि 6 महीने पहले छपवाई गई थी उसकी स्टोरी को देखकर ही ये सारा केस उस तरह से बनाने की कोशिश करी गई है और जॉर्ज कुट्टी को फंसाने की कोशिश करी गई है। और इस बुक का नाम होता है दृश्यम। और इसी चीज में पता लगता है कि जॉर्ज कुट्टी अपने दिमाग से बहुत तेज होता है और उसने वो नॉवल को इसलिए छपवाया था ताकि वो ये सब चीजें साबित कर सके। खैर इसके बाद ही वापस से विनय को दिखाया जाता है जो कि रॉय के ऑफिस में होता है और वो रॉय को बताता है कि एक दिन जॉर्ज कुट्टी मेरे पास वापस से आया है, जिस समय जॉर्ज कुट्टी अपने मूवी के क्लाइमेक्स को लेकर आया था। यहाँ पर जॉर्ज कुट्टी ने विनय से यही पूछा था कि अगर पुलिस वाले उस लाश को ढूंढ लेते हैं तो उसका आगे का प्रोसेस क्या रहता है पुलिस वालों के लिए। और यहाँ पर विनय ऑलरेडी काफ़ी बड़ा राइटर होता है और उसके पास स्टोरी लिखने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, यानी कि वो रियल चीज़ों में भी काफ़ी डीप नॉलेज रखता था, जिस चीज़ को लेकर वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पुलिस वालों से निकलवाता है कि आगे का प्रोसेस क्या होता है और जॉर्ज कुट्टी को सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। और वही इंफॉर्मेशन को जानकर पहचान कर जॉर्ज सारी आगे की चीज़ें तैयार करता है। इसके बाद ही गीता काफ़ी चौंक जाती है और गीता विनय से पूछने लगती है कि इस मूवी का क्लाइमेक्स क्या था। और इसके बाद ही फिलिप का कॉल रॉय के फ़ोन पे आ रहा होता है, जिस पे फिलिप रॉय को एक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। बात ये थी कि जिस स्केलेटन से रिलेटेड ये लोग जॉर्ज को कोर्ट में घसीट रहे होते हैं, उस
स्केलेटन की डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी होती है और यहाँ पता लगता है वो स्केलेटन वरुण का था ही नहीं, वो किसी और का ही था, जिस पर सारे इल्ज़ाम जॉर्ज के ऊपर से हट जाते हैं और एक केस यहीं पर बंद हो जाता है। और इसके बाद ही इन सब के होश उड़ जाते हैं, यानी कि विनय, रॉय, प्रभाकर और गीता के। और यहीं पर विनय उसकी मूवी का क्लाइमेक्स इन लोगों को सुनाने लगता है, जिस पर इस मूवी को वापस से पास की तरफ दिखाया जाता है, जिस पर यही दिखाया जाता है कि जॉर्ज काफ़ी टाइम से एक लाश की सर्चिंग में लगा होता है, जिसकी उम्र ठीक वरुण जितनी ही हो, कद काठी भी, और उसकी मौत भी सिर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। और उसकी मेहनत सफल होती है जब उसको 2 साल सर्चिंग पर एक लाश मिल जाती है। और इसी की वजह से वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस लाश को दफनाया जाता है। और यहाँ पर जो बंदा काम करता था लाश दफनाने का, उससे जॉर्ज दोस्ती कर लेता है, उसको खिला पिला कर, और काफ़ी गहरी दोस्ती बना लेता है। जिसके बाद जॉर्ज उस बंदे को कुछ पैसे देकर उस लाश को निकालने के लिए बोलता है, जिस पर वो बंदा मान जाता है और उसको वो बॉडी के स्केलेटन निकाल के दे देता है। तो ऑफकोर्स जब भी पुलिस वालों को कोई स्केलेटन मिलता है और उसकी तफ्तीश करनी होती है, तो पुलिस वाले उस स्केलेटन को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, जिसके लिए उसका भी ऑफिस होता है। और जॉर्ज अपनी प्लानिंग में ये भी रखता है इसी वजह से कि कभी को पुलिस को स्केलेटन मिलेगा तो वो पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगी। और इसी वजह से वो आगे की सोच रखता हुआ उसी ऑफिस में पहले से जाता है और वहाँ पर एक बंदे से दोस्ती कर लेता है, जो कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है। और ये बंदा वही होता है जिसके पास वो हर संडे जाया करता था, यानी कि राजन, जिसको जॉर्ज ने अपनी मूवी में एक्टिंग करने के लिए भी वादा कर रखा है, और जिस चीज़ पर जॉर्ज ने 3-4 साल मेहनत कर इन चीज़ों को कमाया था। अब जब जॉर्ज को पता लगा था कि पुलिस वाले उसकी तफ्तीश में लग गए हैं और उस पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है जहाँ पर से पुलिस वालों को स्केलेटन मिल जाता है वरुण की बॉडी का, तो इसी की जस्ट बाद ही जैसे कि जॉर्ज को पता होता है कि उस स्केलेटन को पोस्टमार्टम ऑफिस में भेजा जाएगा, तो जॉर्ज अपने दोस्त राजन के पास जाता है उसी ऑफिस में, जो कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है। और साथ साथ में जॉर्ज अपने ऑफिस से वो स्केलेटन भी निकाल लेता है, जो कि उसने एक कब्रिस्तान वाले बंदे से निकलवाया था। और वो अपने राजन दोस्त के ऑफिस में जाकर उस स्केलेटन को वरुण के स्केलेटन से रिप्लेस कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी वजह से डीएनए में वो रिपोर्ट आती है कि वो स्केलेटन वरुण का है ही नहीं। और इसके बाद ही जॉर्ज वरुण की हड्डियों को किसी जगह पर छुपके से डिस्पोज कर देता है, मतलब कि गला देता है। और इसी वजह से जॉर्ज इस केस से रिहा हो जाता है। जो डिस्पोज करी हुई हड्डियाँ होती हैं वो एक मटके में रखकर एक चिट्ठी और पैसों के साथ एक पंडित के घर के सामने छोड़ के चले जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पंडित प्रभाकर और गीता को अपने पास बुलाता है और वो मटका और चिट्ठी उनको सौंप देता है। अब जॉर्ज ने ये इसलिए करा था क्योंकि वो चाहता था कि जैसे कि प्रभाकर ऑलरेडी जॉर्ज से काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुका था कि उसके बेटे का उसको अंतिम संस्कार करना है, तो इसी वजह से वो मटका उनको दिलवाता है और यहाँ पर गीता और प्रभाकर किसी तरह अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर पाते हैं। और इसी के बाद ये चीज़ पता लगती है कि जॉर्ज पुलिस पर नज़र रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जहाँ पर पुलिस वाले सोचते थे कि वो जॉर्ज को चुपके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको पकड़ लेंगे। और इसी पर मूवी का नाम रखा गया था दृश्यम, जो कि आगे की सोच रखता है, और जॉर्ज उन्हीं में से एक है। साथ ही साथ में वो चिट्ठी में भी दिखाया जाता है जिस पर जॉर्ज प्रभाकर और गीता से उनके बेटे के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करने के लिए बोलता है, जिस पर प्रभाकर गीता को मनाता है और बोलता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, और रॉय भी यही बोलता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो यही इस मूवी की एंडिंग है, जहाँ पर अब जॉर्ज बिल्कुल फ्री है और उसको ये दिखाया गया था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए इस चैनल से इसी तरह की मूवीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।